अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज सेट 8 को। आज हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 आपने एग्ज़ाम्स के लिए नहीं करना, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेते हैं। अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड after a time t, another particle is sent up from the same point which has the same velocity and meets the first at height h during the downward flight of the first. Find the velocity of the projection. इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फायर किया गया है, ठीक है, उसको सीधा बिल्कुल ऊपर भेजा गया है विद सम वेलोसिटी। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उसी जगह से एक और पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है और सेम वेलोसिटी के साथ। अब वो जो हमने पहले एक पार्टिकल ऊपर फेंका था वो तो ऊपर पहुंच के वापस आ रहा होगा, तो ये पार्टिकल जो अब ऊपर जा रहा है और वो जो नीचे आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं एट सम हाइट एज। तो हमने वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है कि ऊपर जाने वाला पार्टिकल और नीचे आने वाला वो दोनों एक दूसरे को हाइट एज पे मीट करें। तो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, ये आप डायग्राम को देखिए, इफ़ दिस इज़ विजिबल टू यू। सॉरी, ये देखिए, ये है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से हमने एक पहले पार्टिकल ए को भेजा है, वो ऊपर जाके यहाँ तक आके वो वापस आएगा। ये देखें, ये पहला पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ और फिर ये वापस आ रहा है। फिर हमने उसी पॉइंट से दूसरे पार्टिकल बी को अपवर्ड भेजा है। अब ये जो हमारा दूसरा पार्टिकल बी है, ये अभी फुल हाइट पे नहीं पहुँचा, ये वाला नीचे वापस आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ये दोनों इधर कहीं पॉइंट सी पे मिल रहे हैं और ये वाली हाइट है एच। हमने वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिससे इन दोनों पार्टिकल्स को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया। Let us consider the second particle meets first particle at point C which lies at height h from A. So the upper जो पहले वाली है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है जी x इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। हाइट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमने h लिया है, दिस वन, और जो टाइम है वो t है। और ऊपर जाने वाले पार्टिकल के लिए मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी हो जाता होता है। फ्रीली फॉलिंग या मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं जी, और अगर अपवर्ड मूव कर रहा हो ऑब्जेक्ट तो वो माइनस में होता है और अगर डाउनवर्ड आ रहा हो तो पॉजिटिव में होता है। ये हम अभी ले रहे हैं जब हमने पहले पार्टिकल को ऊपर फेंका है, उसके लिए तो ये माइनस जी होगा, उसकी वेलोसिटी को हमने v ही ले लिया है। तो जब ये सारी वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे, h इज़ इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, दैट इज़ जी टी स्क्र माइनस 2 यू टी प्लस 2h इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल t। आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से आपके पास टाइम t की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक को हम कहेंगे t1 और दूसरे को कह देंगे t2। नाउ अगर T1 और T2 दोनों में जो डिफरेंस है वो T है, हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे डिफरेंस ले लिया गया है, दिस वन, जो G डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको इधर लेके आए, मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों तरफ स्क्वायर करके जब सिंप्लीफाई किया है तो आप ये देखिए, दिस वन, आपके पास ये एक्सप्रेशन आया है, u इज़ इक्वल टू अंडर रूट एट जी एच प्लस जी टी स्क्वायर टी ओवर 2। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। बहुत ही आसान सा था इसका सॉल्यूशन, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, सिर्फ आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपके पास जो टाइम है उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। आप उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी टाइम की, आपने उन दोनों टाइम का डिफरेंस ले लेना है। उन दोनों टाइम का जब डिफरेंस लेंगे तो वहाँ से आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है u, जो दोनों पार्टिकल्स की सेम थी, उसकी वैल्यू मिल गई है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट अस चेक द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज discuss the motion of a particle moving in a straight line if it starts
from rest at t is equal to 0 and its acceleration is equal to t raised to the power n a cos t plus b sin t and minus n square x. आपने एक पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करना है जिसका आपको एक्सेलरेशन गिवन है, और एक्सेलरेशन पहले दो पार्ट्स में तो आपको दिया गया है टाइम डिपेंडेंट. देखें, पहले वाले में टी रेज टू दी पावर एन है और दूसरे में है ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, और जो थर्ड वन है वो है आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन. ये हम सारे केसेस जब हमने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी तो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट हो, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो या टाइम डिपेंडेंट या फिर कांस्टेंट हो तो हम मोशन ऑफ पार्टिकल को कैसे डील करेंगे. हम उसकी वेलोसिटी, उसका टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीज़ें हम उसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं जनरली. अब हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे विद द पर्टिकुलर एग्जांपल्स. तो देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 को. इसके पीडीएफ नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप में, या वहाँ से उसको अगर आपको इधर से विजिबल ना हो रहा हो तो आप वहाँ से भी इसको नोट कीजिएगा. देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं दीज आर वेरी इजी. जो सेकंड है थर्ड वन वो यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है. देखें, फर्स्ट और सेकंड का मैं मेथड बता देती हूँ आपको. आपने करना क्या है, जो आपको एक्सेलरेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ टी, आपने एक्सेलरेशन ए को लिख लेना है डी वी ओवर डी टी. अब ये v और t में दो आपके पास वेरिएबल्स आ गए हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करें, एक तरफ v को रखें, दूसरी तरफ t को इंटीग्रेट करें, आपके पास वहाँ से v आ जाएगा. एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 वेलोसिटी को 0 रखिएगा. वो जो इनिशियल कंडीशंस से आपके पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा होगा वो निकल आएगा. फिर आपने दोबारा v को लिखना है dx ओवर dt, वहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा. पहले दोनों पार्ट्स में तो सेम करना है. जो तीसरा है ना हमारा, उसमें हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है एन एक्स स्क्वायर. ये अब आपके पास है डिस्टेंस डिपेंडेंट. इसमें करेक्शन कर लीजिए कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, इसमें प्लस साइन है. अब आपने अपने एक्सेलरेशन के लिए डिस्टेंस वाला ही यूज़ करना है. एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया था वो होता है वी डी वी ओवर डी एक्स. इसको जब आप इक्वेट करेंगे इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स, तो देखें अब दो वेरिएबल आ गए हैं. एन तो कांस्टेंट है, एक आपके पास है v और दूसरा आपके पास है x. तो जो आपके पास वेरिएबल v है ये हमने एक साइड पे कर लिया और x वाले को दूसरी साइड पे. एन स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है. इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है. वी स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस C1 यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है. हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है. तो जब आप इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा. यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक हो गया जी. और अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हो, स्क्वायर रूट ले लेते हो, तो आ जाएगा v इज़ इक्वल टू एन एक्स. वेलोसिटी एन एक्स आ गई है. अब आप इसको अगेन इंटीग्रेट कर दो. वेलोसिटी को लिखो dx ओवर dt. ठीक है, यहाँ पे अब ये x इन्वॉल्व है इसमें, v को आप dx ओवर dt लिखोगे. फिर दोनों तरफ आप इसको सेपरेटिंग द वेरिएबल करके इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. C2 इसमें दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, वो भी आप इनिशियल कंडीशन से निकाल सकते हैं. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. स्टेटमेंट उसकी देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 11 है जी, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी u, स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इफ़ इट सफ़र्स अ रिटार्डेशन इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ टाइम t. वेरी इजी क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन नंबर 10 किया है बिल्कुल उसी की तरह है. स्टार्टिंग वेलोसिटी हमें अब u दी गई है, ऊपर हमने 0 ली थी, और हमें जो उसका एक्सेलरेशन है ना वो नेगेटिव बताया गया है, रिटार्डेशन कहा गया है. स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी मतलब जो उसका एक्सेलरेशन है ना यहाँ पे वो हो जाएगा माइनस u स्क्वायर. और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t. तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन. ये देखिए, इसमें जी
जो एक्सेलरेशन है जिसको हमने dv/dt ले लिया है वो इक्वल टू आ गया नेगेटिव ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। नेगेटिव साइन हमने लेफ़्ट साइड पे ले लिया है। अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं इसमें, एक v और एक t, दोनों को सेपरेट कर लिया है। dv/v² हो जाएगा और दूसरी साइड पे dt चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की है। 1/v² की इंटीग्रेशन हो जाएगी -1/v और इधर dt की इंटीग्रेशन हो गई t। तो ये आ गया 1/v इज़ इक्वल टू t प्लस c1। c1 इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियली जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी है आपके पास u, वो जब आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास c1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1/u। वो आप इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए, आपके पास आ गया 1/v इज़ इक्वल टू t प्लस 1/u। यहाँ से आप जी एक्सप्रेशन निकाल लो। 1/v के लिए आ गया, एलसीएम लेके आ गया ut प्लस 1/u, और v ले लेंगे तो वो अपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। v इज़ इक्वल टू u/ut प्लस 1। ये अब आई है वेलोसिटी। अब आपने इसका अगर टाइम डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है तो v को लिख दो dx/dt। उसको अगेन ये देखें आप इंटीग्रेट कर दें, उसके बाद अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, फिर इनिशियल कंडीशन लगाई है और ये आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया है दिस वन। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या है उसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, discuss the motion of a particle moving in a straight line if it starts from rest at a distance a from a point O and moves with an acceleration equal to mu times its distance from O। ये आपका जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक डिस्कस किया था ना, ये उसी से रिलेटेड है कि हमने एक पार्टिकल की मोशन को डिस्कस करना है जो स्ट्रेट लाइन में है और रेस्ट से स्टार्ट लेता है। एक पॉइंट ओ है जिसको हम पिवट पॉइंट भी कहते हैं, जिसके अबाउट उस पॉइंट ने जो है बार बार अपनी मोशन परफॉर्म करनी होती है। पॉइंट ओ से डिस्टेंस ए पे ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है मूव करना, और वो जब मूव करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल है म्यू टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ, यानी कि म्यू ए हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पे मोशन डिस्कस करनी है। अब देखें आज के सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही आ रहे हैं। ये देखें, ये दिस वन, ये है पॉइंट ओ, ये है वो पॉइंट जिधर से ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट की। ये पॉइंट ओ से डिस्टेंस ए पे है। तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओ वो जनरली अगर हम लें तो वो एक्स कंसिडर किया जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ओ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल टू म्यू टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। तो ये म्यू एक्स हो गया। अब इसमें चूंकि डिस्टेंस म्यू एक्स इन्वॉल्व है, म्यू इज़ कांस्टेंट, तो हम अपने एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन लेंगे v dv/dx। अब ये सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है, आप इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करो। v dv एक साइड पे रह गया, म्यू और x dx दूसरी साइड पे चले गए, फिर आपने इनकी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन से आपके पास ये आया c1 इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशंस आपके पास c1 की वैल्यू आई। c1 की ये वैल्यू जब आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास v के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा दिस वन। इस v को हम लिखेंगे dx/dt। dx/dt से आप दोनों तरफ इनको अलग अलग करेंगे, वेरिएबल्स को, एक तरफ dt और दूसरी तरफ dx। अब ये आपके पास हाइपरबोलिक सब्सटीट्यूशन आ जाएगी, या आप कैलकुलस में डिटेल से पढ़ चुके हो। तो ये इंटीग्रेशन हमने इधर डायरेक्ट लिख दी और राइट साइड पे ये इंटीग्रेशन आ गई। c2 इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको भी आप बाय पुटिंग इनिशियल कंडीशन सॉल्व निकाल सकते हैं। टाइम t इज़ इक्वल टू 0, जो डिस्टेंस है वो x इज़ इक्वल टू a है। इस इक्वेशन नंबर 4 में हम ये जब पुट करेंगे तो आपके पास c2 की वैल्यू आ जाएगी कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 1। वो क्या आती है जी, वो 0 आती है। तो c2 0 आ गया है और आपके पास यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई है। यही आपने फाइंड आउट करना था। तो दिस इज़ वेरी इजी। नाउ लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 13। होपफुली वो भी ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज़
A particle moving in a straight line starts with a velocity u and has acceleration v cube. देखें जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं ना वो उसने आपको स्टेटमेंट में स्टेट करके बताई हुई होती हैं। जब वो कहता है स्टार्ट्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विद सम वेलोसिटी, तो वो उसने बताई होती है u या v जो भी उसकी वैल्यू हो, वो इनिशियल कंडीशन होती है। जब वो कहता है स्टार्ट्स एट रेस्ट, इसका मतलब है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी। तो ये जो इनिशियल कंडीशंस हैं ये आपने ध्यान से खुद ही स्टेटमेंट को पढ़ के उसके अंदर से निकालनी होती हैं, ये वो आपको अलग से लिख के नहीं बताते। जैसे यहाँ पे बताया गया है अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स विद अ वेलोसिटी u एंड हैज़ एक्सेलरेशन n क्यूब, सॉरी v क्यूब, आई थिंक v क्यूब है ये, हाँ जी v क्यूब, v cube where v is the velocity of the particle at any time t. Find the velocity and the time as function of distance traveled by the particle. अब हमें ये वही बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह आज बाई चांस आपके सारे क्वेश्चंस एक जैसे आ रहे हैं। जो इसमें एक्सेलरेशन है वो आपको वेलोसिटी डिपेंडेंट गिवन है v क्यूब, और आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और टाइम एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 13। लो जी आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 13। सेम सॉल्यूशन जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v क्यूब, तो हम एक्सेलरेशन को लेंगे v dv ओवर dx। सेपरेट द वेरिएबल्स, v dv और ओवर v क्यूब एक साइड पे आ गया और dx दूसरी साइड पे चला गया। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद आपके पास ये आ गया है इंटीग्रल 1 ओवर वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इधर v 1 ओवर वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी -1 ओवर v। यू गॉट इक्वेशन नंबर 2। अब बाय इनिशियल कंडीशन, अब इनिशियल कंडीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो वेलोसिटी है वो u है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। देखिए हमें ये चाहिए थी, c1 की वैल्यू आई है ना -1 ओवर u, वो हमने 1 में पुट की है, तो हमें v मिल गई है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यही तो हमें चाहिए था। अब अगेन आप v को लिखो dx ओवर dt, ये एक्सप्रेशन उसमें डालो, फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करो। अब आपके पास टाइम ऑटोमेटिकली आ गया एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व है, तो एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 और डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है, c2 की वैल्यू 0 आ गई है। और ये फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास टाइम के लिए एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, दिस वन। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, तो हम आज इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की एक्सरसाइज को क्लोज़ कर देंगे। आज जो एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, क्या है ये। आप द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू k ओवर एक्स स्क्वायर। नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दैट इज़ k ओवर एक्स स्क्वायर, वेयर x इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है बस। तो इंतहाई आसान है, हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है उसको हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिख के तो इंटीग्रेट करेंगे और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये देखिए वेरी इजी। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ये है -k ओवर एक्स स्क्वायर, और v dt ओवर dx लगा देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट डायरेक्शन इन विच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना वो अर्थ के सेंटर की तरफ मूव कर रहा है। बेशक उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है जब वो अर्थ की तरफ डाउन करता है, लेकिन जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे जैसे बाहर की तरफ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन उसका जो है वो बढ़ता जाएगा, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया है। ग्रेविटेशनल, दिस शोज़ द डायरेक्शन इन विच ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। ये देखिए
सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेम कहानी वही है जो पिछले क्वेश्चंस में आज डिस्कस हुई है, वैसे ही आपने इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया, उसमें आपने इनिशियल कंडीशंस लगाई, वो सॉल्व करने के बाद बस ये आपके पास वी आ गया। तो मेरा ख्याल है कि अब इस क्वेश्चन की ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के जो सारे क्वेश्चंस थे वो हमारे इस चैप्टर की जो थ्योरी का मैंने पहला टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट हो, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो, टाइम डिपेंडेंट है या फिर कांस्टेंट है, तो हम ऑब्जेक्ट की मोशन को कैसे डील करते हैं। अगर टाइम डिपेंडेंट होता है तो हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv/dt। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से हमारे पास v आ जाता है वेलोसिटी। फिर हम v को लिखते हैं dx/dt, उसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो फिर हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है और इस तरह उस ऑब्जेक्ट की मोशन डिस्कस हो जाती है। अगर हमारे पास हो डिस्टेंस डिपेंडेंट तो हम एक्सेलरेशन को dv/dt नहीं लिखते, हम उसको लिखते हैं v dv/dx। सेम केस है फॉर डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। तो आज के ये थे सारे क्वेश्चंस। होपफुली आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको मेरे साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।